हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी व्याख्या, इनकी डेफिनेशंस को भी हम देखेंगे। तो आप जो है वो लास्ट तक बने रहें। ये हिंदी की वर्णमाला जो है वो आपके वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, या अंतस्थ व्यंजन के ऐसे कौन से व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन? तो पूछा क्या गया है, कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो या, रा, ला, वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, जबकि हा जो है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहलाते क्या है। तो दोस्तों, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ का पूर्ण स्पर्श कहीं नहीं होता, जो जीभ है उसका स्पर्श पूर्ण रूप से कहीं नहीं होता, ऐसे व्यंजन को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या, रा, ला, वा कैसे व्यंजन है? तो दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। इनमें देखिए, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है ये कौन कौन से होते हैं? तो जो श, श, स और हा को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजन या ऐसे व्यंजन जिनके ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जो जीवा है ना, या जिनका जो उच्चारण है वो कैसा होता है? रगड़ के, ऊष्मा के माध्यम से होता है, घर्षण के माध्यम से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो आप ऐसे याद रखें, ऊष्म, आधा देखिए शा आ रहा है ना, ऊष्म, तो आधा शा याद आ रहा है, आधा शा आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि जितनी भी जो 3 प्रकार के शा और जो हा है, जिनके उच्चारण में जीभ रगड़ के, घर्षण करके निकल रही है, जिनके वर्णों का उच्चारण घर्षण करके हो रहा है, उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। और ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभा पूर्ण रूप से कहीं स्पर्श नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यदि देखिए, जिनके उच्चारण में क्या 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 बोल रहे हैं कि जिनके उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, उन्हें दोस्तों अघोष वर्ण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। देखिए, 2 प्रकार के घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं घोषत्व के आधार पर। दोस्तों, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। अब देख लेते हैं सघोष और अघोष क्या है। दोस्तों, ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है ना, ऐसे व्यंजन वर्ण या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सघोष। और ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है अघोष। याद रखें। तो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या था हमारा, कि जहां पर उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, बल्कि सिर्फ सांस के द्वारा उच्चारण किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अघोष। प्रत्यय के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों, जो ला है ना, ये एक पार्श्विक या पार्श्व ध्वनि है। कैसी है ला ध्वनि? देखिए, ला ध्वनि कैसी है? तो पार्श्व ध्वनि है। जहां पर ऐसा जो ला है ना, आप इसका उच्चारण करेंगे ना ला, तो ये जो जीभ का पीछे वाला भाग है, या जीभ के जो पार्श्व या पीछे वाला भाग है, उसके माध्यम से उच्चारण होता है ला का। तो ये एक प्रकार का पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा? ला। पूछा जा चुका है। कौन सा एक पश्च स्वर है? दोस्तों, कौन सा एक पश्च स्वर है? तो याद रखेंगे, पश्च स्वर कौन सा है? तो आ को क्या कहा जाता है? पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। जबकि देखिए, आ जो है ना, आ, ये सभी वर्णों का, या सभी जितने भी जो वर्ण है, उनका ये आ को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। आ को क्या कहते हैं? जबकि हम मूल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ, देखिए, ओष्ठ मतलब क्या होता है? ऐसी ध्वनि या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो है वो पूर्णतः ओष्ठ पर बल या ओठ से जो है वो बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ये
उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ऐसे कुछ ध्वनियां जो है वो मूर्धन्य से बोली जाती हैं, कुछ तालु के द्वारा बोली जाती हैं, कुछ दांत से बोली जाती हैं, कुछ जो ऐसी ध्वनियां होती हैं जो कंठ से बोली जाती हैं। और यदि हम बात करें जो फा, मा और पा जो है दोस्तों, ये जो पा वर्ग आता है, पा हो गया, पा हो गया, फा हो गया, है ना, बा हो गया, भा हो गया, मा हो गया, ये जो पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ये जो पा वर्ग है ये ओष्ठ ध्वनि का क्या है, उदाहरण है। और जबकि हम बात करें चा वर्ग, तो दोस्तों ये चा वर्ग तालव्य से या तालु से बोला जाता है। तालव्य का क्या है, उच्चारण है। चा, छ, ज, झ, इया, ये सब क्या है, तो याद रखेंगे ये तालव्य का है। जबकि प, फ, ब, भ, म जो है वो ओष्ठ का है। कौन सा व्यंजन एक पार्श्विक व्यंजन है? दोस्तों अभी देखिए, यदि आपको देखिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप दिव्यास्त्र टेस्ट सीरीज को जरूर देख लें और एमपी के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लें। यदि अभी हम बात करें पार्श्विक व्यंजन के बारे में, तो ला वर्ग को क्या कहा जाता है? जो ला है ये एक पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन है। हिंदी तालव्य ध्वनियां, तो दोस्तों हिंदी जो तालु के माध्यम से बोली जाती है उसके अंतर्गत आता है चा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत आता है, देखिए एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, आप 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जो चा वर्ग आता है दोस्तों, ये जो चा वर्ग है ये तालु के माध्यम से या तालव्य के माध्यम से बोला जाता है। जो का वर्ग आता है ये कंठ का व्यंजन है, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, है ना, तो रा, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो का वर्ग आता है जो कि कंठ के माध्यम से बोला जाता है। अब बात करें हम ता वर्ग की, तो दोस्तों ये जो ता वर्ग है ये आता है दांत। तो मैं इसको कैसे याद रखी हूँ, देखिए दांत में ये ता आ रहा है ना, तो जितना ये जो ता वर्ग है ये किसका हो गया दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि जो ता वर्ग है ये दंतों का है। ये किसका है, तो ता, था, दा, धा, ना जो है वो दंत से बोले जाने वाली ध्वनियां हैं। और जो टा वर्ग आता है दोस्तों ये मूर्धन्य से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं, ये आप याद रखेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चा वर्ग तालव्य से बोला जाता है, का वर्ग कंठ से बोला जाता है, ता वर्ग दोस्तों ये जो ता था दा धाना है ये दांत से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। जबकि जो टा वर्ग है ये मूर्धन्य से बोला जाता है। नेक्स्ट जो शा ध्वनि का उच्चारण है, शा ध्वनि का उच्चारण है, ये दोस्तों तालव्य से ही बोला जाता है। आप याद रखेंगे कि जो शा की बात हम कर रहे हैं, जो शा ये वाला शा और आधा शा, तो जो इया लग रहा है ना यहाँ पे, तो चा वर्ग में जो इया लगता है ना, चा, छ, जा, झा, इया, तो वो जो क्या है तालव्य से बोला जाता है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो दोस्तों यदि हम बात करें अल्प प्राण, ऐसे व्यंजन या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? ऐसे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। तो जो ता है दोस्तों आप याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण ध्वनि कहलाता है। प्रथम, तृतीय और पंचम। या प्रथम में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे कि ता हो गया, चा हो गया, है ना, चा हो गया, टा हो गया, का हो गया, ये सब क्या है? प्रथम वर्ण है। फिर हम तृतीय वर्ण की बात करें, जैसे कि दोस्तों हम बात करें जा हो गया, गा हो गया, है ना, बा हो गया, ये क्या आती है? तृतीय वर्ण। और जो सबसे अंतिम पांचवा वर्ण है उसे क्या कहा जाता है? पंचम। और ये सभी कैसी हैं? ये कैसी ध्वनियां हैं? अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अल्प समय लगता है। कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का उदाहरण है? अभी अभी हम पढ़कर आए थे कि देखिए जो ता वर्ग है ये किसका उदाहरण है? ये मूर्धन्य ध्वनि का उदाहरण है। ये जो ता वर्ग है, क्योंकि ता आ रहा है तो दंत में भी ता आ जाता है, तो ये दांत का उदाहरण है। जबकि दोस्तों ये प, फ, भ, मा जो है ये ओष्ठ का उदाहरण है। और जो चा वर्ग आता है ये तालव्य का उदाहरण है। तो देखिए एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार रिवीजन हो गया तो आपको बिल्कुल याद हो चुका होगा। कौन सा दंतोष्ठ है? दोस्तों दंतोष्ठ की बात करें हम तो जो दांत से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं, है ना, दंतोष्ठ की बात हो रही है। दंतोष्ठ मतलब जो दांत और ओंठ दोनों से बोला जाता है दोस्तों, वह कौन सा है? तो याद रखेंगे वाह, दंतोष्ठ की बात की गई है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है?
तो हिंदी की जो स्पर्श, याद रखें ये जो था है ना दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आता है? ये जो था है ये हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन, ध्वनि सबके अंतर्गत आती है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। कौन सा स्वर संवृत्त स्वर है? ऐसा कौन सा स्वर है जो संवृत्त स्वर है? तो देखिए यदि हम बात करें ई की बात करें तो ये कैसा स्वर है दोस्तों? संवृत्त स्वर है। ऐसे स्वर को संवृत्त स्वर कहा जाता है जिनके उच्चारण करते समय जीभ अधिकतम ऊंचाई पर होती है। जो जीभ होती है वो कैसी होती है? अधिकतम ऊंचाई पर होती है, उन्हें संवृत्त स्वर कहा जाता है। या तो वो कौन सी है दोस्तों? ई। याद आप बोल के भी देख सकते हैं ये क्या है? ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? तो अभी हम पढ़कर आए थे कि जो ता वर्ग होता है ये कौन सी ध्वनियां हैं? तो ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है? अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो अभी देखिए जो प, फ, ब, भ मा पढ़ के आए थे तो उसमें आता है बा, और दोस्तों ये एक ओष्ठ ध्वनि है। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है? देखिए यदि हम बात करें कुछ विराम चिन्ह के भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अल्प विराम लगता है जहां पर वाक्य पूरी तरीके से ना किया गया हो, वाक्य को पूरा ना किया गया हो, कुछ ठहराव के साथ वाक्य को रखा गया हो, तो ठहराव के साथ वाक्य में लगता है दोस्तों कौन सा विराम? तो याद रखेंगे अल्प विराम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम कौन सा है? ये रहा अल्प विराम का चिन्ह। नेक्स्ट, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? अनुस्वर, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। जिन देखिए स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियां होती हैं उन्हें अनुस्वर के नाम से जाना जाता है। अनुस्वर, देखिए ये जो अम की मात्रा होती है ना, अम की मात्रा हो गई, इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है। और जबकि हम बात करते हैं कि जो ये चंद्र बिंदु वाली हो गया तो इसे कहा जाता है अनुनासिक। दोनों को याद रखें, ये जो अम की बिंदी है ये अनुस्वर है, जबकि ये जो ऊपर बड़ी अम की बिंदी है इसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वर की परिभाषा क्या होती है अनुस्वर की? कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, हवा केवल कैसे निकलती है? नाक से निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है। कौन सा शब्द जो है अमात्रिक है? दोस्तों अमात्रिक कौन सा है? तो चटपट क्या है? एक अमात्रिक शब्द है। निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? ऐसा कौन सा चिन्ह है? तो ये है दोस्तों जो लाघव है ना, तो लाघव का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये होता है लाघव चिन्ह। तो इसे क्या बोला गया है? ये शॉर्ट फॉर्म लिखने के काम में आता है, जैसे कि एम ए है ना, बी ई, तो इनमें जो है वो जैसे कि लिखा एम, तो ये जो लगा है ना ये लाघव चिन्ह है। ये आप याद रखेंगे, लाघव चिन्ह जो है वो शून्य की भांति। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। इत्यादि संकेतक चिन्ह कौन सा होता है? तो इत्यादि का ये संकेतक चिन्ह होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंत का भाग कौन सा है? दंत का वर्ग कौन सा है? तो अभी हम पढ़कर आए थे कि जो दांत से बोली जाती है तो उसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो ता वर्ग आता है। तो त, थ, द, ध, न, ये कैसी है? तो दोस्तों ये दंत वर्ग आता है, दंत वर्ग है, ता वर्ग है ना। गा उच्चारण, जो गा उच्चारण है ये कौन सा स्थान है? तो ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ का ही तृतीय वर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, माननीय श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? तो कामता प्रसाद जी ने जो विराम चिन्ह है, कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या दोस्तों 20 मानी है। और यदि आपने अभी करंट अफेयर्स का, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस जो है, टॉप 100 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, लेकिन दो पार्ट में। तो आप गेम्स हो गया है ना, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, मध्य प्रदेश का तथ्य बाण से जितने भी टॉप 100 क्वेश्चंस हैं वो, और अलग से भी करंट अफेयर्स जो है वो कवर कराए। यदि आपने अभी तक जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई हुई है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए इन्हें क्या किया गया है, जो हिंदी वर्णमाला है उसके अनुसार व्यवस्थित करने को भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सकल, सचल, संतान और सक्षम जो है वो, ये क्या है? इसका सही क्रम है।
नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब कोई आश्चर्यजनक, दोस्तों आश्चर्यजनक, विस्मयी, घृणा, या दोस्तों कई बार जो है वो बड़ों के संबोधन में भी, सादर बड़ों के संबोधन में भी किया जाता है, तो दोस्तों ये सब में ही किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो दोस्तों यदि हम बात करें सा वर्ग जो है वो कौन सा वर्ग है? जो सा वर्ग है ये घोष वर्ण नहीं है, जबकि घोष वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? घोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब हम छंद की बात कर रहे हैं तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो छंद में जब एक पद या एक वर्ण समाप्त होता है तो एक पद की समाप्ति पर दोस्तों या एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आप कौन है? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या आएगा? तो दोस्तों उचित विराम चिन्ह क्या आएगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि ये क्या है? एक प्रश्नादि बोधक वाक्य है। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? दोस्तों विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो यदि हम बात करें विसर्ग से बना हुआ, तो देखिए विसर्ग से बना हुआ तो निःप्रह, ये क्या है? या निष्प्रह, या निष्प्रह जो है ये क्या है? तो विसर्ग से बना हुआ शब्द है। स्वरों की सहायता से उचित वर्ण को क्या कहा जाता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, आप ये याद रखें कि व्यंजन जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। हर एक व्यंजन, यदि हम का की भी बात करें तो का में भी दोस्तों आ है, और ये जो हलंत लगता है ये आ के कारण लगता है, ये स्वर का क्या होता है? बोधक होता है। तो कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर से ही मिलकर बना होता है, याद रखेंगे। का, ख, जा, फा, ये ध्वनियां कैसी हैं? दोस्तों ये जो का, ख, फा जो ध्वनियां हैं ये अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। ये कैसी ध्वनियां हैं? तो अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है? ये देखिए आज का जो है ये इंट्रो है, कुछ लोगों को ये क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सरल लग रहे होंगे, तो मैंने जो फर्स्ट एक शुरुआती तौर पर आपको ये इंट्रो कराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और आगे जो है वो लेवल जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी के देखिए, हिंदी में कुल यदि बात करें तो मुख्यतः 52 वर्णों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी जो अरबी फारसी शब्द की बात हो रही थी ना, यहाँ पे लोगों का कुछ कंफ्यूजन होगा कि मैम ये अरबी फारसी शब्द क्या है। तो यदि हम बात करें अरबी फारसी शब्द की, तो याद रखेंगे कि जो ये जो का है ना, का है, ये नुक्ता लगी हुई है, खा है, गा है, ये दोस्तों अरबी फारसी से लिए हुए शब्द हैं। ये क्या है? अरबी फारसी से लिए हुए शब्द हैं। और अरबी फारसी और अंग्रेजी से लिया हुआ शब्द कौन सा है? तो जा और फा, जा और फा, ये अंग्रेजी फारसी से लिया हुआ, अरबी फारसी अंग्रेजी से लिया हुआ शब्द है। और क, ख और गा जो है ये अरबी फारसी से लिया हुआ शब्द है। ये दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अभी पढ़कर आए थे कि जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक अभी जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। और दोस्तों ये कौन सा है? तो याद रखेंगे जो शा है, ये क्या है? शा जो है ये एक अघोष वर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से ओ का उच्चारण है ना, ये जो पहला, तीसरा, पांचवा ये सघोष में आता है। पहला, तीसरा और जो पांचवा है, पहला, तीसरा और पांचवा है, ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। और जो बात करें हम दूसरा और दूसरा जो वर्ण है ना, पहला और दूसरा वर्ण है, जब पहले वर्ण के साथ दूसरा वर्ण भी आता है विसर्ग के साथ, तो वो क्या होता है? अघोष होता है। ये आप याद रखेंगे। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो ओ है ये कंठ से और ओष्ठ से, दोनों से ही क्या किया जाता है? क्योंकि देखिए ओ है ना, तो ये जो ओ है यदि आप इसे तोड़ेंगे तो दोस्तों ये कंठ से और किससे? ओष्ठ से बोले जाने वाला शब्द ध्वनि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से
किस शब्द के द्वित्व व्यंजन होते हैं? दोस्तों द्वित्व व्यंजन यदि हम बात करें किस व्यंजन की, द्वित्व व्यंजन, तो बहुत ही आईएमपी है। तो देखिए इनको आपको याद रखना है, दिल्ली, है ना, कि क्या है ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण, तो ये अलग होते हैं द्विगुण, जिसमें ड़ा और ढा जो है ये दोस्तों द्विगुण व्यंजन है। तो याद रखें ये अलग अलग है, है ना, द्विवित्व व्यंजन अलग है और द्विगुण व्यंजन अलग है। जो ड़ा और ढा है ये द्विगुण के अंतर्गत आता है, और जबकि द्वित्व व्यंजन की बात करें तो जिनके तोड़ने पर दो अलग अलग अर्थ देते हैं और मिला दें तो एक अर्थ बन जाते हैं, ये क्या है? दिल्ली। महाप्राण ध्वनि वर्ग में कौन से संबंधित होता है? महाप्राण की बात हो रही है दोस्तों, तो महाप्राण के अंतर्गत जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण। और ऐसे व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत अभी हम पढ़कर आए थे, अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, और जबकि दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो दोस्तों जो पा वर्ग है ये क्या है? अल्प प्राण है, क्योंकि पा किसके अंतर्गत आ रहा है? पहला ही है। पा जो है ये क्या है? पहला, पा वर्ग का ये पहला ही वर्ण है, तो ये क्या है? अल्प प्राण। यदि हम बात करें फा, तो दोस्तों ये फा कैसा आ जाएगा? महाप्राण आ जाएगा, महाप्राण आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। यदि आपको वर्ण बहुत अच्छे से याद है कि पा में आता है तो पा फ ब भ मा, का ख गा घा, का ख गा घा ड़ा, है ना, ये आपको पूरा याद करना है। जिन वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखें उन्हें दोस्तों स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण में 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो 3 गुना समय लगे उन्हें स्वर कहा जाता है। और 5 गुना ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से 5 गुना अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अभी अभी पढ़कर आए हैं कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। तो 5, देखिए 5 गुना जब निकलती है या फिर जब आ का उच्चारण होता है, खिंचता है, उसे कहा जाता है महाप्राण। अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अभी अभी हम पढ़कर आए थे, अघोष वर्ण के अंतर्गत तीसरा और पांचवा व्यंजन भी आता है, साथ ही साथ यारा लावा भी आते हैं, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं अघोष के अंतर्गत, तो प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट, यारा लावा कैसे है? तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन तो है ही है, यारा लावा अल्प प्राण व्यंजन भी है। नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 बताई गई। कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी पढ़कर आए थे, जो मूर्धा है या मूर्धन्य जो है वो टा वर्ग का उदाहरण है। ए और ए उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों जो ए का उच्चारण होता है और ए का उच्चारण होता है ये कंठ और तालव्य से होता है, कंठ से होता है और तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वैसे सबसे छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि है, लेकिन यदि जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके अनुसार क्या है दोस्तों? अक्षर है। याद रखें, ऑप्शन को देख के भी आप आंसर लगा सकते हैं। पंचमाक्षर किसे कहा जाता है? पंचमाक्षर दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो ड, इया, ड़ा, न और मा है इसे पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं? 20 है। ये किस भाषा से लिए गए हैं? दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। देखिए ये यदि आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल ऊपर फैक्ट जो है इसमें ज्यादा कवर किए, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर किए, लेकिन अब जो है हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स हिंदी के लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि कौन सा जो शब्द है
इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है? तो पीतल, अस्त्र, लड़कपन और हीरा जो है वो पुल्लिंग है, जबकि यमुना शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अब कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो दोस्तों अब वो हम आगे के लेक्चर में ऐसे ही सीरीज लेकर मैं आऊंगी और आपको ऐसे ही व्याख्या सहित कवर कराऊंगी। और यदि आपने अभी ये लेक्चर्स प्लेलिस्ट में ना देखे हो तो आप जरूर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के समारोह, महोत्सव, योजनाएं, सूचकांक विविध मैंने कवर कराया हुआ है मध्य प्रदेश का, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।